गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको फ्यूजिंग का एक पहला वीडियो आपको डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको फ्यूजिंग क्या होता है और रेजिन्स क्या होते हैं इसके बारे में समझाया था, उनकी इम्पोर्टेंस, उनके दोष और उनका मीनिंग। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। उसी के कंटिन्यूएशन में अब मेरा फ्यूजिंग का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर फ्यूजिंग किस प्रकार की जाती है, कौन सी प्रेस फ्यूजिंग को यूज़ करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, हम इसके अंदर इस फ्यूजिंग पार्ट 2 के अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है फ्यूजिंग प्रेस के प्रकार। जनरली फ्यूजिंग करने के लिए तीन प्रकार की प्रेस यूज़ की जाती है, जिसमें सबसे पहली है विशिष्ट फ्यूजिंग प्रेस, या इसको हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड फ्यूजिंग प्रेस। स्पेशलाइज इसलिए है क्योंकि ये जो हम सामान्य प्रेस यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट होती है और यह इंडस्ट्रीज़ में इनका ज़्यादा बहुतायत से प्रयोग होता है। ये भी 3 प्रकार की होती है। पहली है डिसकंटिन्यूअस वर्क प्रोसेस फ्यूजिंग प्रेस, या इसको हम फ्लैट बेड फ्यूजिंग प्रेस भी कहते हैं। दूसरी है कंटिन्यूअस वर्क प्रोसेस फ्यूजिंग प्रेस या सतत कार्य प्रक्रिया फ्यूजिंग प्रेस, और तीसरी है उच्च आवृत्ति फ्यूजिंग प्रेस। ये तीनों जो होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो कि इंडस्ट्री पर्पस से यूज़ में ली जाती है। दूसरे टाइप की होती है हाथ की प्रेस। ये वो प्रेस है जो कि हम जनरली अपने घरों में यूज़ में लेते हैं, और यह ज़्यादातर बुटीक वाले या दर्जी लोग जो हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। थर्ड टाइप की जो है वो है स्टीम प्रेस, लेकिन स्टीम प्रेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं आती है क्योंकि इसके थोड़े से दोष होते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहला है विशिष्ट फ्यूजिंग प्रेस। इसमें जो पहली आती है अनिरंतर या असतत कार्य प्रक्रिया या फ्लैट बेड फ्यूज प्रेस। इसको डिसकंटिन्यूअस वर्क प्रोसेस फ्यूजिंग प्रेस या फ्लैट बेड फ्यूजिंग प्रेस भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि इसमें हमें लगातार एक साथ हम बहुत सारे कपड़ों को फ्यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हमें एक के बाद एक अपने हाथ से रखना पड़ता है, इसलिए इसको अनिरंतर फ्यूजिंग प्रेस भी कहा जाता है। इस मशीन में 2 बेड होते हैं। एक बेड को हम बक कहते हैं, दूसरे बेड को हेड कहते हैं। बक वाला पार्ट वो होता है जो हम नीचे किसी प्रेस का नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि जब हम घर में प्रेस करते हैं तो हम कोई पैडिंग देने के लिए नीचे कंबल या कुछ बिछाते हैं, उस पर प्रेस करते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रेस किसी हार्ड चीज़ पर नहीं हो सकती है। तो जो कंबल बिछा हुआ, ब्लैंकेट बिछा हुआ जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बक कहा जाता है, और ऊपर से हम एक गरम हिस्से को दबाते हैं, उस कपड़े को दबाने के लिए यूज़ में लेते हैं, उसे हम हेड कहते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम बक के ऊपर अपने कपड़े को रखते हैं, जिसको भी पार्ट को फ्यूज़ करना है उसको रखते हैं, और फिर हेड को हम पैडल की सहायता से या हाथ की सहायता से धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं। यह जो हेड होता है ये गरम होता है, गरम प्रेस की तरह होता है। ये देखिए चित्र है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हैंडल लगा हुआ है इसे हेड कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे चादर लटकी हुई है, ये कंबल और इसे पैडिंग की हुई है, इसे हम बक कहते हैं। ऊपर रेगुलेटर के द्वारा हम इसमें ताप और दाब और समय को निश्चित करते हैं। तो यह जो प्रेस है ये अनिरंतर, क्योंकि इसमें लगातार काम नहीं होता है, इसमें हमें हर कपड़े को अपने हाथ से रखना पड़ता है। इसके अंदर जो ऊपर हेड को गर्म किया जाता है, ये या तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा गर्म करते हैं या इसको फिर हम भाप के द्वारा गर्म करते हैं। इसमें जब भी हम फ्यूजिंग करते हैं तो 3 बातें हमें बहुत निश्चित रूप से ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारा ताप, दाब और समय बिल्कुल फिक्स हो। उसके लिए जो भी कपड़ा हम यूज़ में ले रहे हैं उसको हमें कितने समय के लिए दबाना है, कितना प्रेशर डालना है और कितना टेम्परेचर डालना है, यह हमें ज्ञात होना
ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर हम उसको फिक्स कर देते हैं और फ्यूजिंग की क्रिया करते हैं। जब हम ऊपर से प्रेस को दबाते हैं, हेड को नीचे लाते हैं, तो कपड़ा जब दबता है तो जो एक्चुअली फ्यूजिंग में मैंने आपको पहले बताया था कि 2 लेयर होती हैं, एक अस्तर वाली और एक ऊपर वाला टॉप क्लॉथ वो है जो ऊपर हमें दिखाई देगा। जैसे हम कॉलर फ्यूज़ कर रहे हैं तो कॉलर के ऊपर जो हमें कपड़ा दिखाई देगा वो टॉप क्लॉथ कहलाएगा, जो शर्ट के कलर का होगा। अंदर जो हम कपड़ा लगाएंगे अस्तर, उसको हम इंटरलाइनिंग कहते हैं और इन दोनों के बीच में रेजिन का प्रयोग करते हैं उनको चिपकाने के लिए। तो हम इंटरलाइनिंग और टॉप क्लॉथ के बीच में रेजिन लगाकर हम बक के ऊपर रख देते हैं और ऊपर से हेड से हम उसको प्रेस करते हैं। जितनी देर के लिए हमें प्रेस करना है वो समय और दबाव और ताप निश्चित होता है और इससे क्या होता है कि वो प्रेस की वजह से जो रेजिन है वो पिघल जाता है और पिघल कर वो इंटरलाइनिंग और उनके बीच में एक लेयर बना लेता है टॉप क्लॉथ के बीच में और वो आपस में चिपक जाते हैं। यह विधि जो है बहुत जल्दी इसको इंडस्ट्रीज़ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यह लगातार प्रोडक्शन बहुत सारा नहीं कर सकती है, लेकिन ये छोटे स्थान लेती है, छोटी जगह लेती है, इसलिए मध्यम श्रेणी के उत्पादक इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। यह जो मशीन होती है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो हैं कि पहली बात, इसमें 2 घटक होते हैं जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, हेड एंड बक। हेड स्प्रिंग से लोडेड होता है और इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जबकि बक फिक्स होता है। बक को कपड़े, कंबल या सिलिकॉन रबर की नरम चटाई के साथ कवर किया जाता है। बक और हेड दोनों की सतह को कवर करना ज़रूरी होता है। हेड को करंट या स्टीम प्रेस से गर्म करते हैं। कभी कभी हीटिंग व्यवस्था में बक भी हम नीचे से गर्म कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हम हेड को ही गर्म कर रहे हैं, इसमें दोनों लेयर्स को हम गर्म कर देते हैं। इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, एक वर्टिकल होता है जिसमें ऊपर से नीचे एक्शन होता है, एक केवल ऊपर से ही एक्शन होता है। ये जो बेड जो होते हैं इसके अंदर जब जिस भाग का फ्यूजिंग करना है हमें उसको रेजिन कोटेड करके इंटरलाइनिंग के साथ हम वहाँ पे रख देते हैं और जब दबाव डाला जाता है और जैसे हम हेड को ऊपर करते हैं तो नीचे से स्टीम निकल जाती है और वो एकदम से ठंडा हो जाता है, जिससे रेजिन ठंडा होकर हार्ड हो जाता है और वो एक कपड़ों को आपस में चिपका देता है। इससे कुछ लाभ भी हैं। लाभ क्या है कि हमारा इसमें रेगुलेटर होता है जिसके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को। दूसरी बात कि यह करना बहुत आसान है, इसके लिए कोई हमें कॉम्प्लिकेटेड विधि या कोई स्पेशल कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है, कम लागत का होता है और इसके जब करते हैं तो कपड़ा सिकुड़न बहुत कम होता है। इससे हानि क्या है? हानि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इससे हम बड़े पैमाने पर इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमें थोड़ी देर बाद फ्यूजिंग की स्थिति को चेक करना पड़ता है। सेकंड टाइप का जो हमारी प्रेस होती है जो फ्यूजिंग में काम में लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। इसको सतत कार्य प्रक्रिया फ्यूजिंग प्रेस या कंटिन्यूस वर्क प्रोसेस फ्यूजिंग प्रेस भी कहते हैं। सतत कार्य प्रक्रिया फ्यूजिंग प्रेस के अंदर, जैसे कि इसका नाम है, ये कंटिन्यू, इसके अंदर कपड़ा एक बार रख दिया जाता है, एक के बाद एक लेयर जो भी फ्यूज़ करने उनके पार्ट्स को हम रख देते हैं। वो एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलते हैं और बेल्ट हीटिंग चैम्बर में जाती है, वहाँ पर प्रेशर होता है, प्रेस होता है और फिर दूसरी साइड से वो निकल जाता है फ्यूज़ होके। तो इसके अंदर में बार बार प्रेस हेड और बक को हमें हेड को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता और इसमें अपने लगातार कपड़े रखते जाते हैं और वो लगातार अंदर चलते जाते हैं। इसके बाद जब वो हीटिंग चैम्बर से जब बाहर आता है तो वहाँ पे एक कूलिंग चैम्बर होता है, वहाँ पे होता हुआ वो बाहर निकल जाता है, जिससे कि रेजिन वहाँ पे ठंडा होकर दोनों लेयर्स को चिपका देता है। इस मशीन के अंदर
दो तरह की कन्वेयर बेल्ट होती हैं। एक तो एंड टू एंड फीड होता है, जिसके अंदर कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हम अपना कपड़ा रख देते हैं और वो कन्वेयर बेल्ट चलती जाती है और उसके ऊपर कपड़ा चलता जाता है और बिल्कुल फ्यूज़ होके ठंडा होके और लास्ट में हमें मिल जाता है। दूसरा होता है रिटर्न फीड होता है, जिसके अंदर हम रखते हैं कपड़े को और वो दूसरी साइड जाने की बजाय वापस उस स्थिति में लौट आता है जहाँ से हमने उसको शुरू किया था। तो इसको हमें एक ही जगह हमारा कलेक्शन हो जाता है। ये देखिए, ये निरंतर उसकी प्रक्रिया है। ये चैम्बर है, हीटिंग चैम्बर, और प्रेस होता है यहाँ पर। यहाँ से हमने कन्वेयर एरो बन रहा है, कन्वेयर बेल्ट से हमने डाला है इसको, कपड़ा इसमें घूमता है और फिर दूसरी साइड से वो निकल जाता है। तो यह जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रेस है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह परिधान निर्माण उद्योग में आम इस्तेमाल होने वाली फ्यूजिंग मशीन है। इस प्रणाली में परिधान को ऊष्मा के माध्यम से गर्म किया जाता है, हीट डाली जाती है और प्रेशर डाला जाता है। इसमें दो प्रेशर रोलर्स होते हैं, जिन रोलर्स के ऊपर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कपड़ा आता है और ये फिर प्रेस करते हैं। इसकी हाइट को घटाया बढ़ाया जा सकता है, गर्मी को भी इसकी घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एक स्विच कंट्रोल का लगा होता है। ये देखिए मशीन है, इसमें एक तरफ से कपड़े डाले जाते हैं कंटिन्यू, वो अंदर से इसमें हमें हेड को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप ही वो जाते हैं, प्रेस होते हैं और अगली दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। तो ये जो प्रेसिंग मशीन है, ये इसमें काम निरंतर होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होती है। इसमें गरम ड्रम होता है और साथ में ये गरम चैम्बर होता है, एक कूलिंग चैम्बर होता है जहाँ पर कपड़ा गर्म होकर चिपकता है और दूसरी जगह ठंडा होने से रेजिन हार्ड होकर वो कपड़े पर चिपक जाता है। मैंने आपको काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझा ही दिया है कि कैसे इसमें कपड़ा निरंतर चलता है। दो परतों के बीच में इंटरनाइलिंग लगाई जाती है, उनको हम सेट कर करके बेल्ट पे रख देते हैं। वो बेल्ट जो होती है आगे जाती है और उसमें हीटिंग चैम्बर्स होते हैं। इन हीटिंग चैम्बर से वो आगे बढ़ती हुई दूसरे चैम्बर तक पहुंचती है, जहाँ उनको प्रेस किया जाता है। फिर उसके बाद वो कूलिंग चैम्बर में जाता है, वहाँ उसको ठंडा किया जाता है। ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। हल्के कपड़ों में कम ताप क्षमता और कम ताप वाले क्षेत्रों के साथ कम ताप कक्षों की आवश्यकता होती है। जो भी पतले कपड़े या हल्के कपड़े हैं, उनमें हमें प्रेशर भी ज़्यादा नहीं लगाना, हमें ज़्यादा हीट भी नहीं देनी है और ज़्यादा देर के लिए भी हमें फ्यूजिंग नहीं करना पड़ता। जबकि इसके विपरीत जो भारी कपड़े होते हैं, उन्हें हमें उल्टा ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा ताप, ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है और हमें इतना करना पड़ता है प्रेशर और ताप की वो नीचे का जो रेजिन है वो पिघल जाए। इसमें गतियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं स्विच के द्वारा। दोनों रोलर्स की गति को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, उनका प्रेशर भी नियंत्रित कर सकते हैं और उनका ताप भी नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमें क्या लाभ है कि सबसे ज़्यादा है कि इंडस्ट्रीज़ में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता की फ्यूजिंग होती है और जो इसके कपड़े होते हैं बिल्कुल नहीं सिकुड़ते हैं इसके अंदर, जिस तरह से हमने रखे हैं उसी प्रकार से हमें मिलते हैं। इसका नुकसान ये है कि ये बहुत उच्च लागत लगती है, बड़े स्थान की आवश्यकता होती है और फ्यूज भागों को हम अलग अलग हिस्सों में रखना पड़ता है हमें। बुने हुए कपड़ों के लिए इनका प्रयोग ज़्यादा होता है और ये जो है इंटरलाइनिंग जो है एक साथ पूरे बंडल की हम एक बार में कर सकते हैं। इसमें जो सिस्टम होता है वो सिस्टम कैसे होता है, इसमें हीटिंग प्लेट्स होती हैं, जो ऊपर नीचे की हीटिंग प्लेट होती हैं, जिनके बीच में से कपड़ा निकलता है। सिलेंडर हीटिंग से भी करते हैं, जिसके अंदर दो सिलेंडर्स होते हैं, एक अंदर एक बाहर, दोनों गर्म होते हैं और अंदर वाला गर्म होता है जो घूमता है, जिसकी वजह से बाहर वाला भी गर्म हो जाता है। फिर इसमें प्रेशर मैकेनिज़्म होता है कि हम इसके ऊपर प्रेशर, हम जो प्रेशर प्लेट्स हैं उनसे हम प्रेशर प्लेट डालते हैं और जो टाइम है वो भी हम इसमें कंट्रोल करके टाइमिंग को फ्यूजिंग करते हैं कपड़े की। थर्ड टाइप की जो प्रेस है वह है उच्च आवर्ती फ्यूजिंग प्रेस। ये देखिए, ये उच्च आवर्ती फ्यूजिंग प्रेस है। इसके अंदर क्या होता है
सबसे बड़ी बात है इसका सिस्टम सतत की तरह ही है, परंतु इसके अंदर जो हीटिंग चैम्बर होता है वो बहुत ऊंचा होता है, जिसके कारण करीब हम बहुत सारी तहों को एक साथ फ्यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 70 मिलीमीटर हम उसके अंदर, ये देखिए हीटिंग चैम्बर इसका ऊंचा है, जिसकी वजह से हम एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे कॉलर्स या बहुत सारी तहों को एक साथ रख देते हैं और वो फ्यूज़ हो जाता है। ये प्रेस जो है सेकंड टाइप की जो है वो विशिष्ट प्रेस अभी तक मैंने आपको समझाई थी। अब है हाथ की प्रेस या हैंड आयरन। ये हैंड आयरन वही है जो कि हम घर में प्रयोग में लेते हैं। ये जो प्रेस होती है ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसमें गर्म किया जाता है, लेकिन ये बहुत छोटी होती है और बहुत छोटे छोटे आइटम्स को इसके द्वारा हम फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉलर बैंड हो गया, कफ हो गया, कंधों के पैड हो गए, और इन्हीं को हम इससे यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप है स्टीम प्रेस। स्टीम प्रेस भी हम जनरली घर में यूज़ करते हैं, लेकिन यह प्रेस जो होती है इतनी सक्सेसफुल, ये देखिए ये स्टीम प्रेस है जो भाप निकालती है, लेकिन ये प्रेस जो होती है इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। पहली बात कि ज़्यादातर रेजिन्स जो होते हैं स्टीम के द्वारा पिघलते देर से हैं। फिर इसके अंदर हम, क्योंकि छोटा आकार होता है तो हम छोटे छोटे ही परिधान के घटक को फ्यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि इसमें भाप जो होती है एक बार में और छोटे टुकड़े होने की वजह से हमें बार बार उनको संभाल के रखना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों को करने के लिए, तो यह प्रेस जो होती है इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। आशा है आपको फ्यूजिंग प्रेस के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो मैं आपको नेक्स्ट थर्ड में आपको समझाऊंगी वो फ्यूजिंग मैकेनिज़्म कैसे होता है, किस तरीके से रेजिन और टॉप क्लॉथ जो है एक दूसरे में चिपकते हैं, उनकी अलग अलग सिस्टम है, उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में समझाऊंगी। थैंक यू।